नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम ब्रेकिंग न्यूज़ में। और इस समय की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ईडी मामले में जो शराब घोटाले को लेकर के मामला चल रहा था उसमें उनको अंतरिम जमानत मिल गई है और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच को भेज दिया है। वहाँ उसकी सुनवाई जारी रहेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में एमएलसी के विधान परिषद के 11 सीटों के लिए चुनाव भी हो रहे हैं, वो खबर भी आप तक पहुंचाएंगे, दूसरी खबरें भी पहुंचाएंगे। लेकिन अभी की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो है अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जो अंतरिम जमानत का मिलना है। उसके बारे में बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। अमलेंदु जी, कितनी बड़ी, अभी तुरंत कुछ देर पहले की ये खबर है, इसको कितनी महत्वपूर्ण खबर है जो अंतरिम जमानत मिल जाए, इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आने की कितनी संभावना है? अभी तुरंत तो नहीं दिखाई पड़ती है। देखिए, ये एक बड़ी जीत अरविंद केजरीवाल की इस मामले में समझी जा सकती है कि एक तो उनको अंतरिम जमानत मिल गई है और दूसरा अंतरिम जमानत के साथ साथ जो है जो बड़ी बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। यानी कि इसमें बहुत सारे क्लूज़ हैं जिसको लेकर के लगातार सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किए थे। लंबी इस पर एक बहस चली थी, कई दिनों की इस पर बहस चली थी और उसके बाद फिर इस पर चुनाव के दौरान अंतिम जमानत दी गई थी। उसके बाद बहस के बाद इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था 17 मई को। तो अब उसके बाद आज जो है ये फैसला सुनाया है जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच है, उसने ये फैसला सुनाया है कि इसको बड़ी बेंच की तरफ को भेजा जा रहा है। बड़ी बेंच इस पर फैसला करेगी और सीजेआई जो है वो इस बेंच का गठन करेंगे, जो 3 जजों की बेंच होगी वो इस पर जो है वो सुनवाई करेगी और इस पर वो अपना फैसला देगी। लेकिन ये बड़ी जीत इस मामले में अरविंद केजरीवाल के लिए समझी जा सकती है कि ईडी को लेकर के जिस तरीके के आरोप लग रहे थे वो आरोप कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में साबित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का अरविंद केजरीवाल को इस मामले में अंतरिम जमानत देना ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की याचिका में दम है। और चूंकि ये इसमें याचिका में ये कहा गया था कि ईडी के पास क्या वो सबूत हैं, किन आधार पर क्या उसके पास अरविंद केजरीवाल को इस मामले में गिरफ्तार करने के राइट्स हैं कि नहीं है। और वो चूंकि हाई कोर्ट में उससे जीत मिली थी, उसके बाद इसको फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था इस फैसले को। तो जो आपने कहा कि इसमें बिल्कुल ये दम दिखाई पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट की कई बार अभी तक की जो तमाम टिप्पणियां आई हैं उससे ये लगता है कि शायद उसको जो ईडी ने जिस तरह के एविडेंसेस पेश किए हैं उसमें ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके और इतने दिनों तक रखा जाए। अभी तक उसके पास कोई अगर पुख्ता सबूत नहीं है तो उसको पेश किया गया होता। तो क्या लग रहा है कि इसमें अभी आगे और क्या हो सकता है? देखिए, इसमें आगे अभी हो सकता है कि अभी तो ये सुनवाई बड़ी बेंच में जाएगी। हालांकि जो आज दिया है उन्होंने आदेश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने, और अभी इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता के चूंकि दस्तखत नहीं हुए तो वो वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है। तो जैसे ही जस्टिस दीपांकर दत्ता उस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो वो वेबसाइट पर भी अपलोड हो जाएगा। लेकिन वो उन्होंने कहा है कि पीठ ने अब तक उनकी कैद को देखते हुए उन्हें अंतरिम जमानत देने का फैसला किया। पीठ ने स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत के सवाल को बड़ी पीठ द्वारा संशोधित किया जा सकता है। हालांकि केजरीवाल जो है हिरासत में रहेंगे क्योंकि उन्हें 25 जून को शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है उसके साथ सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन ये जो बड़ा फैसला है, ये जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ जो है जिसने 17 मई को ये फैसला सुरक्षित रख लिया था, उसने अब ये फैसला सुनाया है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है एक तो अब जैसे अभी सीबीआई ने उनको किया हुआ है, सीबीआई का मामला चल रहा है तो अभी जेल से बाहर आने की संभावना तो नहीं है। लेकिन सीबीआई का मामला थोड़ा कमजोर होता है, ईडी के मामले में ज़्यादा दिक्कत होती है जमानत के लिए। तो ये अब जा सकता है। अगर ये गिरफ्तारी ही अवैध घोषित हो जाएगी और इसको चूंकि बड़ी बेंच के पास जाएगा, इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि या तो दोनों जजों के बीच में किसी मसले को लेकर के कोई शायद मतभेद रहा हो, या ये हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि ये बड़ी बेंच इसको फैसला करे। अभी जब पूरा जजमेंट अपलोड होगा तब मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या दोनों जजों के बीच में कोई मतभेद था कि नहीं था इसको लेकर। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं कि इसमें चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये जमानत का मिलना, अंतरिम जमानत का, चूंकि ईडी के तहत ईडी ने जो गिरफ्तार किया है पीएमएलए एक्ट, उसके तहत जमानत तो बड़ी मुश्किल से मिलती है और चूंकि बड़ा कठोर कानून है इसको लेकर के। अब चूंकि उनके खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई सारे अभी और मामले चल रहे हैं, सीबीआई का भी केस है, ईडी का है, तो जमानत मिलने पर वो बाहर आना तो अभी मुश्किल है। लेकिन ये महत्व इस बात के, ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये जिस मामले में पीएमएलए एक्ट मामले में, शराब नीति मामले में उनके खिलाफ जो आरोप थे उसमें उन्होंने ज़मानत दी है, और दूसरे और जो मामले हैं वो शायद इतने ज़्यादा गंभीर नहीं है, या कह लीजिए कि उसमें उनका नेचर इस तरह का नहीं है कि उसमें ज़मानत में इतनी मुश्किल हो।
नहीं, गंभीर तो एक से ही नेचर के हैं, चूंकि एक ही मामला है, एक ही मामले को ईडी भी कर रही है, एक ही मामले को सीबीआई भी कर रही है, तो मामला तो एक ही है। लेकिन चूंकि यहाँ ईडी का मामला थोड़ा इसलिए होता है कि यहाँ जमानत मिलने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी उसमें जो है वो काफ़ी कुछ चीज़ें देखता है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अंतरिम जमानत दी है, एक तो अंतरिम जमानत मिलना बहुत बड़ी बात है ईडी के मामले में, और इसमें कई सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाए वो है, एक तो ये कि आईओ को गिरफ्तार जो उसने किया तो उसके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसके आधार पर वो गिरफ्तार कर सके। पूरा मसला इसी पे था, पूरा विवाद इसी पे है, पूरी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। तो ये था कि ईडी का कहना ये था कि उसको केवल संदेह के कारण वो गिरफ्तार कर सकता है आईओ, लेकिन इधर कहना यह था कि आप सिर्फ संदेह के आधार पर नहीं कर सकते, आपके पास सबूत होने चाहिए। जो पीएमएलए एक्ट है उसमें आपको गिरफ्तार करने के लिए आपको सबूत होने चाहिए, जो धन है उसकी बरामदगी होनी चाहिए और मनी ट्रेल होना चाहिए, तब आप गिरफ्तार कर सकते हैं। और गिरफ्तार करके आपको ये बताना होगा जिसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। जो पंकज बंसल का मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश था साफ साफ कि अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो आपको जिसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं उसको आपको लिखित में ये बताना पड़ेगा कि आपके ऊपर क्या आरोप है, आप इसको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के मामले में ये ईडी ने नहीं बताया कि वो क्यों गिरफ्तार कर रही है, कि वो उसमें गवाह हैं, कि वो उसमें इन्वॉल्व है, क्या है, गिरफ्तार करते समय नहीं बताया। बाद में आप उस पर चार्जशीट सप्लीमेंट्री चार्जशीट लेकर के आते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। सवाल ये कि आपने जिस समय गिरफ्तार किया उस समय गिरफ्तारी वैध थी या अवैध थी, इसको लेकर के मुकदमा है। और इस मुकदमे पे ईडी जो बुरी तरीके से फंसती नजर आई थी, और जब लंबी बहस चली थी सुप्रीम कोर्ट में, समीर जी, हम लोगों ने इसकी लाइव रिपोर्टिंग भी की थी, तो हमने बताया था कि किस तरीके से आखिर में बहस में जो एएसजी थे, एसबी राजू, वो हाथ खड़े कर बैठे और उन्होंने कहा कि आई एम टोटली हैंडीकैप्ड, ये उनके शब्द थे। उसके बाद फिर एसजी तुषार मेहता जो थे वो उनकी मदद के लिए आए थे, और फिर एसजी तुषार मेहता ने फिर ये कह दिया कि हम आम आदमी पार्टी को भी इसमें आरोपी बनाने जा रहे हैं। तो इस पर सवाल भी उठे कि अगर आप पूरी पार्टी को अगर आप आरोपी बनाने जा रहे हैं तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड में भी सारी पार्टियां फिर आरोपी बन जाएंगी? तो ये मतलब एक नया पर्सपेक्टिव जो है वो खोल दिया, ईडी की तरफ से खोल दिया गया अरविंद केजरीवाल को फंसाने के चक्कर में। या एक तरीके से कहा जाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले में भी तमाम पार्टियां आ जाएंगी, इसमें भारतीय जनता पार्टी भी फंस सकती है जी, ये चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, ये मामला हो चाहे हेमंत सोरेन का मामला हो, अब आज जिस तरह से अंतरिम जमानत दी है सुप्रीम कोर्ट ने, ये पूरा का पूरा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का अभियान का एक कह लीजिए कि प्रोपेगेंडा तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन अभियान है। ये सरकार का अभियान हो और चाहे ये जांच एजेंसियों का अभियान हो, तो निश्चित तौर पर ये साफ दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं से ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, और जांच एजेंसियों पर उन चीज़ों का पूरा दबाव जो है वो सामने दिखाई पड़ता है। इस तरह की चीज़ें वो साफ दिखाई पड़ रही। हेमंत सोरेन को भी जो जमानत मिली है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें डायरेक्टली कही नहीं है, लेकिन उनसे जो निष्कर्ष निकलता है, जो बातें आती हैं सामने, वो दिखाई पड़ती हैं। क्योंकि मामले इतने लंबे दिनों तक चलना, उसके बाद आपके पास कोई पुख्ता एविडेंस नहीं होना, तो ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं। इसका जो और जो मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ वास्तव में अभियान, अगर इसका दूसरा पहलू लिया जाए तो ये भी है कि तमाम लोगों के खिलाफ अगर वो पार्टी बदल लेते हैं और सरकार के फेवर में काम करने लग जाते हैं, उनके खिलाफ यही मामले, इस तरह के बड़े बड़े मामले जो है वापस ले लिए जाते हैं। तो ये चीज़ें क्या दिखा रही हैं? भ्रष्टाचार खिलाफ अभियान जो है उसको कमज़ोर कर रही हैं या उसको खोखला दिखा रही हैं? देखिए, एक तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान, मोदी जी ने जिस तरीके से सदन में खड़े होकर, राज्यसभा में खड़े होकर कहा कि मैंने खुली छूट दी हुई है एजेंसियों को, इसका मतलब कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं, इसका मतलब प्रधानमंत्री उसकी तायीद कर रहे हैं कि हाँ ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैंने छूट दी, भाई आप छूट देने वाले कौन होते हैं? संवैधानिक एजेंसियाँ हैं, उनको आपसे छूट की कोई आवश्यकता ही नहीं है, उनके पास संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। ये अधिकार उनको कोई प्रधानमंत्री ने नहीं दिए हैं। नरेंद्र मोदी ने ईडी को अधिकार नहीं दे दिया है कि ईडी किसी को गिरफ्तार कर ले, किसी को मुकदमा कर दे, ये संविधान ने उसको दिया है। भाई संविधान ने जब वो एजेंसी बनाई हो, जो एजेंसी बनी, वो एक्ट बना, तो उसके अंतर्गत उसको ये अधिकार मिले। तो ये नरेंद्र मोदी की कृपा पे नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी का ये कहना कि मैंने एजेंसियों को छूट दी हुई है, और विपक्ष का ये कहना कि ये एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम करती हैं, भारतीय जनता पार्टी की टूल किट की तरीके से काम करती हैं, इसको ये साबित करता है प्रधानमंत्री जो सदन में खड़े होकर के बोल रहे थे। और इन मामलों में जिस तरीके से आया अरविंद केजरीवाल का मसला आया, सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने पूछा कि भाई आपने इसमें मनी टेल पकड़ा, नहीं पकड़ पाए। कहीं पैसे की बरामदगी हुई, नहीं हुई। हाई कोर्ट में भी सवाल उठाया कि क्या कोई पैसा बरामद हुआ, नहीं हुआ। मनी टेल कहाँ है कि नहीं है। बताया कि मनी टेल है, वो हम उसको साबित कर देंगे, बाद में साबित कर देंगे। अभी गिरफ्तारी जरूरी थी। भाई अभी गिरफ्तारी जरूरी थी, गिरफ्तारी जरूरी किस लिए थी? अब सवाल यही उठता है। और इसी को लेकर ये याचिका थी अरविंद केजरीवाल की कि गिरफ्तारी आपकी ठीक है, आपने गिरफ्तारी की, लेकिन बताइए आपने गिरफ्तारी क्यों की? आपने क्या उनको लिखित में बताया कि उनकी स्थिति क्या है इस समय, किस आधार पर आप वो गिरफ्तार कर रहे हैं? वो अभियुक्त हैं, वो इसमें गवाह हैं, क्या है ये बताया? मनी टेल कहाँ है? और इसी को लेकर के एक और जो शराब घोटाला था छत्तीसगढ़ का जो कहा जाता था, उसको जस्टिस अभय ओका की बेंच थी, उन्होंने उसको खारिज कर दिया कि उसमें भी कोई मनी टेल नहीं पकड़ा गया और किसी पैसे, एक पैसे की बरामदगी नहीं हुई। यही केस अरविंद केजरीवाल का है इसी तरीके का, इसमें भी मामला यही। तो ये कुल मिलाकर के चीज़ें जो है वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। और जिस तरीके से अजीत पवार का मसला आया, छगन भुजबल का मसला आया, भाई अजीत पवार के लिए तो प्रधानमंत्री ने खुद कहा था, नाम लेकर के भोपाल में कहा था सारे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और फिर 7 दिन बाद ही आपने उनको शामिल कर लिया। तो ये जिस तरीके के मसले आए हैं सामने, इससे साफ जाहिर होता है कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड मसले हैं। और ये जिसमें जो अगर कहा जाए तो सरकार की मंशा पर भी बड़े सवाल उठते हैं कि कैसे जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि ये पहली बार कोई नहीं है, लगातार ये चर्चाएं हो रही हैं कि, और जो जिस तरह के एविडेंसेस ये दिखाई पड़ रहे हैं कि किनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, किसके खिलाफ कितनी गंभीर कार्रवाई हो रही है, उन कार्रवाइयों को कोर्ट में किस तरह से, कोर्ट में कितना वो स्टैंड कर पा रही हैं। डीबी लाइव के एडिटर इन चीफ राजीव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, इसी पर चर्चा हो रही थी, आपने भी खबर देखी ली है, तो क्या लग रहा है, हम लोग जो भी बात कर रहे हैं कि ये इनमें ये कितनी गंभीर कार्रवाइयाँ ये होती हैं, ईडी की, सीबीआई की, जो दूसरी जांच एजेंसियाँ हैं, एनआईए, उस पे चलें। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा अपनी टीम से कि ज़रा जब इनको ज़मानत दी गई, अंतरिम ज़मानत जो दी गई है अरविंद केजरीवाल को, उस पे वकील का क्या कहना है, उनके वकील का, वो पहले सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ वही है कि अरविंद केजरीवाल को अभी ज़मानत मिल गई है, अंतरिम ज़मानत मिली है, जो आप खबर पहुँचा चुके हैं। लेकिन इस ज़मानत के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वो CBI की कस्टडी में भी हैं और न्यायिक हिरासत में हैं। तो ये मामला आगे बढ़ रहा है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के ऊपर NIA की भी तलवार लटकी हुई है। तो 3-3 मामले उनको कहीं ना कहीं घेर कर रखने की कोशिश है सरकार की तरफ से, वो तो दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद भी लड़ाई जो है वो अरविंद केजरीवाल की नहीं है, लड़ाई ED और उसके जो कार्य पद्धति है, प्रणाली है, उसकी है। और उसमें धारा 19 और धारा जो PMLA एक्ट है, उसकी धारा 19 और धारा 45 जो है वो बहुत मायने रखती है। इन दोनों धाराएं, उस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं वकील। केजरीवाल को दिया है और बेल देने के बाद जो मैटर राजर बेंच को रिफर किया गया, उसके बारे में बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है, और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का, उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। सर, अभी CBI केस में भी केजरीवाल अंदर जेल में है, तो क्या ये अंतिम बेल जो मिला, तो अभी CBI केजरीवाल जी अभी जेल में रहेंगे कि बाहर आ सकते हैं, क्या है? केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि CBI की बेल अभी पेंडिंग है। Sir, can you explain in English about this? The CBI bail is still pending, so until or unless he was granted bail in that, he will remain in custody till that time. So, आप ये जजमेंट को किस प्रकार से देखते हैं? This is a victory. This is a great judgment, and it is a very historical judgment. बता रहे हैं कि ये हिस्टोरिकल जजमेंट है, बड़ा जजमेंट है, लेकिन अब इस जजमेंट के बावजूद अभी ये भी तय है कि अभी दिल्ली की सरकार जो है वो तिहाड़ जेल से ही चलती रहेगी। बिल्कुल, ये तो सही आप कह रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ी बात की धारा 19 जो है सेक्शन 19, उसका यहाँ जिक्र है और 45 का जिक्र भी है। और सेक्शन 19 जो है वो अरेस्ट की ज़रूरत है कि नहीं है, साक्ष्य हैं कि नहीं, इन सब पे और खूब बहस हुई थी। अभी आपको बता भी रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी, उस बहस को हम लोगों ने पूरा लाइव भी किया था। एक एक बिंदु को हमने क्रमवार तरीके से बताया था, अपने दर्शकों तक पहुंचाया था। तो अरविंद केजरीवाल का केस, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल का केस नहीं, बल्कि ED, CBI और जांच एजेंसियां जो केस के जरिए लोगों को फंसाने का काम कर रही हैं पिछले दिनों, इस पर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। उसके लिए ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसे में अरविंद केजरीवाल को आज ED के मामले में अंतरिम जमानत दी गई, बड़े बेंच को रेफर किया गया है, जिसमें CJI होंगे और वो तय करेंगे, चूज करेंगे कि उनके और 2 सहयोगी कौन होंगे। तो
इसके साथ साथ अब जो सीबीआई वाला मामला है वो थोड़ा सा इससे हल्का मामला दिखाई देता है, उसमें भी उनको जल्दी बेल मिल सकती है और अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं। और पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस ये बार बार कहा जा रहा है। जब बहस चल रही थी उस समय भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो लगातार इस बात को भी कह रहे थे। तो बहुत कुछ पैरेलली चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन धारा 19 और धारा 45 इसमें कहीं ना कहीं ये जो केस है वो फिट बैठता हुआ नहीं दिखाई देता है। न साक्ष्य है, न आप जब गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो आपने न ही लिखित तौर पे गिरफ्तार जिसको किया है उसको कोई लेटर दिया है, न ही आपने वहाँ जुडिशियल कस्टडी से पहले आप बयान दर्ज करवाया है। बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस केस की शुरुआत आप 2022 से करते हैं और आकर 2024 में गिरफ्तार करते हैं, और वो भी किसी एक के कहने पे। और जो मंगुटा रेड्डी और इन सब का जो नाम आया है, इनमें से कुछ एक ऐसे भी हैं जो बहुत आखिर में, मतलब 12, 13, 14 बयान के बाद वो इनका अगर नाम लेते हैं, अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हैं, उस दम पे उसको साक्ष्य मानते हुए, गवाह मानते हुए आप गिरफ्तार कर लेते हैं। तो बहुत कुछ जिरह के दौरान आया था जिसमें अरविंद केजरीवाल का केस काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा था और ईडी यहाँ कमज़ोर दिखाई दे रही थी। अभी जैसे अमलेंदु उपाध्याय जी कह भी रहे थे कि एक समय ऐसा आया कि जब इनको कहना पड़ा राजू को, एएसजी राजू को, तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू को कहना पड़ा कि आई एम टोटली हैंडीकैप्ड। तो वो साफ था, समझ में आ रहा था कि यहाँ उनके पास दलील की अब कमी हो गई है, उनके पास के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ, कहने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इस केस में अभी बहुत कुछ बाकी है और ये इससे कैसे जांच एजेंसियां उन लोगों को गिरफ्तार करके फंसाने की कोशिश कर रही है, इसका भी पर्दाफाश होगा। इसका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पर्दाफाश इसलिए होता हुआ दिखाई देता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल का केस एक मानक के रूप में सामने आएगा। अब जजमेंट आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या कुछ कहा है, लिख रहा है सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस खन्ना लिख रहे हैं, संजीव खन्ना की जो बेंच है, 2 लोगों की बेंच है, ये आप जानते हैं। तो उसमें दत्ता हैं और खन्ना हैं। तो जो खन्ना है, यही संजीव खन्ना अब सीजेआई भी बनने वाले हैं इसके बाद। ये भी बता दूं कि इसके बाद और लंबा रहेंगे वो, जिस ढंग से अभी ये रह रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़, उसी तरह संजीव खन्ना रहेंगे। संजीव खन्ना ने लिखा है कि हम धारा 19 के प्रश्न पर जा रहे हैं। हमने धारा 19 और 45 इसके बीच अंतर समझाया है और 19 इसके होना चाहिए शायद, और 19 आईओ की व्यक्तिपरक राय है। S45 सेक्शन, माफी चाहूंगा, ये सेक्शन S इसलिए सेक्शन लिखा है। सेक्शन 45 न्यायालय द्वारा स्वयं किया गया अभ्यास है और 45 और 19 इसी के बीच में इनको अंतरिम जमानत भी दी गई है। आप याद कीजिए कि 10 मई को अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई थी और 2 जून तक के लिए जमानत दी गई थी। तो 10 मई को जो जमानत दी गई थी उसमें भी ये मामला आया था सामने। उसके बाद आज फिर अंतरिम जमानत दी गई है। तो अरविंद केजरीवाल का केस यहाँ बहुत ईडी इसमें फंसी हुई दिखाई दे रही है। और वही अभी चर्चा थोड़ी देर पहले यही कर रहे थे कि जो ईडी, सीबीआई, ये जो जांच एजेंसियां हैं, इनकी जो कार्यप्रणाली है, जिस तरह से ये कोर्ट में घिर जाती है, कार्रवाई करते समय तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने पकड़ लिया है और अब पता नहीं क्या हो जाएगा, कितने साल की जेल हो जाएगी, कितने मामलों में ये चले जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब ये कोर्ट में मामले पहुंचते हैं तो फिर पता लगने लगता है कि इनमें कितना दमखम है, कोर्ट में वो कितना स्टैंड कर पाती हैं। हेमंत सोरेन का भी ये मामला है। और एक चीज़ इसमें और बताएं कि ये अब लोगों के बीच में भी बहुत आम बात हो गई है कि ईडी और सीबीआई कब किसको क्यों गिरफ्तार कर रही हैं, उसके पीछे उनका मोटिव क्या होता है। ऐसी स्थिति जी अपडेट है कि जब उनको दिया है, अंतिम जमानत दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो मुख्यमंत्री के पद से उनका इस्तीफे देने का जो है सवाल था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। और अपने जजमेंट में लिखा है कि हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक निर्वाचित और दिल्ली के मुख्यमंत्री, जी, यह एक ऐसा पद है जो महत्वपूर्ण है और प्रभावशाली है। हालांकि हम कोई निर्देश नहीं देते हैं क्योंकि हमें संदेह है कि क्या कोई अदालत किसी निर्वाचित नेता को मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में पद छोड़ने या काम करने का निर्देश, काम ना करने का निर्देश दे सकती है। हम इस पर फैसला अरविंद केजरीवाल पर छोड़ते हैं। बिल्कुल 90 दिन का मामला। देखिए 90 दिन का मामला, अरविंद केजरीवाल को 90 दिनों की जेल हुई है। 90 दिन से वो 3 महीने से जेल में है और वहां साफ कि हम निर्देश देते हैं कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। हम जानते हैं कि वो एक निर्वाचित नेता है, उसके आगे बता रहे हैं अमलेंदु जी, वही बात यहाँ पे साफ कि 90 दिन ऑलरेडी जेल में रह चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं, निर्वाचित नेता हैं, उनको ज्यादा लंबे समय तक हम जेल में नहीं रख सकते हैं और इस कारण
अंतरिम जमानत, ये भी है। साथ में 19 और 45 की जो धारा पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, उसकी धारा 19 सेक्शन 19 एंड सेक्शन 45 ये जो कहता है, इसके इन मापदंडों पे भी ये केस कहीं ना कहीं फिट बैठता हुआ नहीं दिखाई देता है और इस पर बार बार चर्चा होती रही है। और एसबी राजू इसमें फंसते हुए नजर आए कई बार, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी फंसते हुए नजर आए और इन लोगों ने और अभिषेक मनु सिंघवी ने जब कहा कि सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं, जब आप पढ़ रहे थे ये एक रोल कोस्टर सवारी थी, रोलर कोस्टर सवारी थी, ये कह रहे। तो ये स्क्रीन पे हम सब ला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ फैसले में लिखा गया है और उसमें थोड़ी सी जो जिरा हुई है, बहस हुई है, वो भी क्या कुछ रहा है ये सब। लेकिन इसमें मजेदार तथ्य है कि अभी अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन अब इसके बाद जो सीबीआई का केस है वो और कमजोर हो जाता है, क्योंकि एक जांच एजेंसी, उसमें सबसे बड़ी एजेंसी ईडी है और ईडी के मामले में अगर इनको अंतरिम जमानत दे दी गई है, बड़े बेंच को फैसला भेज दिया गया है, ये मामला जो है, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है 17 या 15 मई को 17 मई को सुनवाई हो गई थी। उसके बाद फैसला इसको सुरक्षित रख लिया गया था और उस बीच गए थे अरविंद केजरीवाल कोर्ट में कि मेरी जो अंतरिम जमानत है उसको बढ़ाया जाए, नहीं बढ़ाया गया। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना था, उन्होंने आत्मसमर्पण किया, उसके बाद वो लगातार वहां से जेल में हैं और इसी बीच अचानक आनन फानन में एक शाम को सीबीआई उनको गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद की कहानी आप लोगों को पता है कि सीबीआई ने भी उनको 3 दिन के लिए अपनी हिरासत में रखा और उसके बाद वो अब न्यायिक हिरासत में हैं। तो अब सीबीआई की हिरासत से इनको बाहर निकलना है, लेकिन ओवरऑल ये केस मजेदार हो गया है। हमारे दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी इसलिए समीर आत्मज जी, क्योंकि इस केस के जरिए ईडी, सीबीआई, आईटी ऐसी एजेंसियां जो हैं जिसके सहारे सरकार, कोई भी सत्ता हो, किसी की भी सत्ता हो, चाहे वो एनडीए की हो या इंडिया की हो, लेकिन सरकारें अगर इसका गलत फायदा उठाती हैं तो ये सरासर गलत है और इस देश के लोकतंत्र को कहीं ना कहीं ये कमजोर करता है। वही उसी बात, वही अब चर्चा मैं कर रहा था कि ये एजेंसियां, इनकी जो अपनी क्रेडिबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा प्रभावित हो रही है, उनको भी पता है कि आम लोगों के बीच में इसकी चर्चा किस तरह से हो रही है, बावजूद इसके ये इन पे किसी तरह की रोक अभी तक नहीं लगी है, वो अपनी कार्रवाई इस तरह से जारी है। यानी कल को कोई सरकारी, ठीक है, वो सरकार से प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि कोई दबाव नहीं है, हमने पूरी खुली छूट दे रखी है, फ्री हैंड दे रखा है, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें आती हैं और कोर्ट में ये मामले जो है स्टैंड नहीं कर पाते हैं, साफ दिखाई पड़ता है कि सरकार के फेवर में कोई है, अगर पॉलिटिशियन है, कोई मुख्यमंत्री है, मंत्री है, तो तुरंत उसके खिलाफ कोई छोटी सी भी अगर बात है, जांच है, तो वो पहुंच जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इसको जरा पढ़िए, यहाँ पर साफ साफ जस्टिस खन्ना जब पढ़ रहे हैं, इस फैसले को सुना रहे हैं, तो लिख रहे हैं कि हाल ही में संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है, चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने के लिए सिद्धांत लागू किया। एक तरह से वर्तमान मामला भी चुनावों के वित्त पोषण से संबंधित है, जिसकी गहराई से जांच की गई और जांच की गई है, यानी ये भी चुनावी बॉन्ड का मामला है और साफ साफ है। और चूंकि उसको रद्द किया है और ये मामला भी है, वो जांच की गई है और आगे जांच हो रही है। आपने ऑलरेडी इसको रेफर कर दिया है बड़ी बेंच के पास में, 2 जजों की बेंच थी, दीपांकर दत्ता थे और संजीव खन्ना थे जस्टिस दोनों, और उसके बाद अब ये 3 जजों की बेंच होगी। एक जज उसमें सुप्रीम जो है वो तो है ही, DY चंद्रचूड़ जस्टिस CJI, लेकिन उसके अलावा 2 जज वो कौन किनको चुनते हैं, हो सकता है इन्हीं दोनों को अपने साथ रखें, क्योंकि इन दोनों ने अध्ययन किया है, ये भी हो सकता है। और न सिर्फ इनकी सुनवाई, बल्कि ऐसे मामले ईडी के कई मामलों में ये हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले में भी ये थे। तो एक शायद मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले में थे कि नहीं संजीव खन्ना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उतना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी बेंच को भेज दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को भेजा है, लेकिन अंतरिम जमानत ये बहुत बड़ा फैसला है। इससे अरविंद केजरीवाल अभी जेल के अंदर रहेंगे, लेकिन ये बड़ा फैसला इसलिए भी है क्योंकि इसका तार जोड़, लिखते हुए तार जोड़ रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की तरफ। और एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अब सवाल ये कि जैसे उसमें कहा गया है जजमेंट में कि ये चुनावी वित्त पोषण से संबंधित मामला है, इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह से उसमें सिद्धांत आया था, तो क्या अब जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी कि मामला तो मनी ट्रेल तो भारतीय जनता पार्टी का पकड़ा गया है वित्त पोषण का, तो क्या अब ये केस उस तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है कि वित्त पोषण इलेक्टोरल बॉन्ड्स में किसका हुआ? अगर ये केस, जैसा कि ईडी ने अब आम आदमी पार्टी को अपनी चार्जशीट में आरोपी बना दिया, तो अगर आपने आम आदमी पार्टी को आरोपी बना दिया है, तो जब ये मामला आगे बढ़ेगा तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में भारतीय जनता पार्टी भी आरोपी बनेगी? ये अब नया रास्ता क्या खुल सकता है? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मामला अगर उसको खुद जस्टिस जो फैसला दे रहे हैं वो उसको मेंशन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसके तार
जुड़ रहे होंगे तभी ऐसा कर रहे हैं, अब तो नहीं भी जुड़ रहे होंगे तो जोड़े जाएंगे। बिल्कुल सही। 5 जजों की संवैधानिक पीठ थी, जिसमें गवई भी थे, जिसमें सीजेआई भी थे, संजीव खन्ना भी थे, तो और इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, और उस मामले को अगर ये रेफर कर रहे हैं तो जो अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे हैं बहुत सही दिशा लेके जा रहे हैं इस चर्चा की, और उसमें ये कहीं ना कहीं रास्ता खुलता है। और इसमें कई सारी याचिकाएं लगी हुई हैं, बहुत सारी याचिकाएं लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि जांच कीजिए इसकी और इसको और पीछे लेके चलिए। 2019 से आगे लेके आप आए हैं, लेकिन 2019 से पीछे 17-18 के केस को भी ओपन कीजिए, और उसमें उस समय चंदे जो दिए गए वो चंदे कहां से आए। तो इसमें बहुत सारे तार जुड़ते हैं। आप 45 करोड़ की बात कर रहे हैं इस केस में, और वहां गबन किया गया, वहां इसका मनी लॉन्ड्रिंग हुई है हवाले के जरिए, ये बात आप कह रहे हैं गोवा चुनाव को लेकर के। लेकिन 45 करोड़ तो छोटी सी रकम है, बहुत छोटी रकम है चुनाव के लिए, और वो भी अगर बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल छोटी सी चीज है। जहां आप करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के अपने ऑफिस दफ्तर बना रहे हैं हर जिले, हर तहसील में, तो वहां पर बीजेपी यहां कितनी ज्यादा फंस सकती है, क्या क्या चीजें निकल के आ सकती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस अब जिस दिशा में बढ़ रहा है, और शायद ऐसा ना हो कि हवन करने गए थे और हाथ जला के आ गए, और ये वही है कि आप गए थे अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए, खुद फंस के बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, ये भी हो सकता है कल को। जी बिल्कुल। और ये खास तौर से जो ये वाला मुद्दा है जो चुनावी बॉन्ड को लेकर के ये इतना चर्चा में रहा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल भी कर दिया। उसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल साफ तौर पर फंसती हुई नजर आई। हालांकि उसने लॉजिक दिया कि हम तो पारदर्शिता के लिए ये काम कर रहे थे, लेकिन वो पारदर्शिता कितनी थी उसको आम आदमी से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक ने देखा। तो ये अगर ये मामला आता है और इससे जो जांच एजेंसियां हैं, सबसे बड़ा, सबसे जो एक कह लीजिए कि गंभीर सवाल है जिसका भी आप भी जिक्र कर रहे थे कि इन जांच एजेंसियों का जो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर के काम कर रही हैं और अपने जाल में खुद फंसती दिख रही हैं, खुद को डिफेंड नहीं कर पा रही हैं, लोगों के ऊपर केस दायर कर रही हैं और जा कर के कोर्ट में अपनी बातें क्यों हमने ऐसा किया वो अगर नहीं बता पा रही हैं, तमाम जो भी केसेस हैं, और ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि जिनके खिलाफ ये केस वापस ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि आने वाली सरकारें भी, अभी ये सरकार जिस तरह से कर रही है, पहले भी होते रहे, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन इधर बीच तो बिल्कुल साफ तौर पर, सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की पीसी चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ चलते हैं, लेके चलिए सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी का क्या कुछ कहना है, जरा सुन लेते हैं। देश को आगे लेकर जाना है, हम सब मिलकर जब अच्छी राजनीति करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। मेरा ये फिर से रिक्वेस्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से कि ये गंदी राजनीति से बाहर आइए और अच्छी राजनीति करिए। मैं चाहूंगा कि सौरभ जी भी थोड़ा सा इस पर अपनी विचार रखें। आज जो सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दिबाकर दत्ता की बेंच ने जो सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों से पहले अपना ऑर्डर रिजर्व किया, उसको आज उन्होंने सुनाया। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल थे कि अगर ईडी पीएमएलए एक्ट के अंदर अंडर सेक्शन 19 अरेस्ट करती है और अंडर सेक्शन 45 कोर्ट उसके अंदर बेल की बात सोचता है, तो सेक्शन 19 के अंदर जब ईडी जो एक एजेंसी है वो अरेस्ट करती है तो उसका जो डिसीजन है वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई तय सिद्धांत नहीं है किस पे वो अरेस्ट कर रहे हैं, और वो सेक्शन 19 बेसिकली उन अफसरों की ओपिनियन है। तो अगर किसी कानून के अंदर बेल के प्रावधान इतने सख्त हैं जितने सेक्शन 45 में है, तो उसमें अरेस्ट का थ्रेशोल्ड भी हाई होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बात बात पे अरेस्ट कर लें और फिर बेल ना दें। अगर बेल आसान है किसी कानून में तो उसमें अरेस्ट भी आसान होती है, और अगर कानून में बेल मुश्किल है तो उसमें अरेस्ट होने भी। तो ये अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ईडी मामले में जो शराब घोटाले से जुड़ा मामला है उसमें अंतरिम जमानत मिली है। ये ब्रेकिंग खबर है अभी की। उसमें बहुत सारे अपने फैसले में जज ने, बहुत सारी जजें, दोनों जज जो हैं उन्होंने बड़ी बात कही है, और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले को 3 जजेस की बेंच के पास, लार्जर बेंच के पास भेजा है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जिसकी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि इसको चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड से भी जोड़ करके अब देख रही है, यानी इसके तार वहाँ से जुड़ रहे हैं। तो ये तो बहुत कह लीजिए कि इसमें
पहले ही बीजेपी घिरी हुई थी, इसको कैंसिल किया था सुप्रीम कोर्ट ने। इस जो योजना थी, इनकी पॉलिसी थी। और सवाल कर रहे हैं उससे पहले ये देखिए, जस्टिस खन्ना ने जो फैसला सुनाया है उसमें लिख रहे हैं कि चाहे गिरफ्तारी की आवश्यकता हो या आवश्यकता गिरफ्तारी के औपचारिक मापदंडों की संतुष्टि को संदर्भित करता है। हमने स्पष्ट रूप से माना है कि केवल पूछताछ से गिरफ्तारी की अनुमति नहीं मिलती है। ये सबसे बड़ी बात है कि केवल पूछताछ आप करने के उसके लिए आप गिरफ्तार कर लें। ये बात लगातार आप अगर देखेंगे उस जिरह को पूरी बहस के दौरान बार बार ये सवाल उठाया गया अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि आपने गिरफ्तार क्यों किया। आप अगर कभी भी आपने बुलाया, हमारा क्लाइंट जो है वो वहां आपको हर तरह से मदद आपकी कर रहा था और लिखित रूप से जवाब दे रहा था, सब कुछ कर रहा था, आपने गिरफ्तार क्यों किया? वो भी तब जबकि चुनाव की घोषणा हो जाती है और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बार बार इस बात को वो साबित करने की कोशिश कर रहे थे। सेक्शन 3 से लेकर पीएमएलए एक्ट सेक्शन 3, फिर 19 और उसके बाद 45, 60 सबका जिक्र उसमें आया है और बहुत विस्तार से आया है एक एक करके। और याद कीजिए, जस्टिस खन्ना ने कहा उस समय कि आप बार बार सेक्शन 3 पे क्यों आ जाते हैं, आप बार बार 19 पे क्यों आ जा रहे हैं। ये बातें हो रही थी उस समय और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि और ये भी कहा कि मामला पीएमएलए एक्ट का है, आप सीआरपीसी लेकर के आ जा रहे हैं। हाँ, वो भी हो रहा था कि आपकी धारा 19 के तहत आपने अगर गिरफ्तार किया तो आपको धारा 45 जो है उसमें आपको ये कारण बताना था, आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना था। धारा 50 जो है पीएमएलए एक्ट की, उसके अंतर्गत आपने मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत, आपने उसको नहीं किया, लिखित में आपने नहीं बताया और आप सीआरपीसी के 161 के आप बयान की बात कर रहे हैं। तो ये भी आया कि मामला पीएमएलए एक्ट का है, आप सीआरपीसी की तरफ क्यों? हाँ, जब यहाँ पर पीएमएलए में फंस रही थी ईडी तो वो सीआरपीसी के तहत लेके जा रही थी कि सीआरपीसी वो 264 याद है मुझे, उसमें 164 सीआरपीसी की धारा जो है उसमें लेके जाने की मतलब जा रही थी। तो इन्होंने कहा कि जब आपने ऑलरेडी गिरफ्तार किया है पीएमएलए के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, लेकिन आप इसको लेके जा रहे हैं तो यहां यही एक्ट काम करेगा। आप यहां रुकिए, आप सेक्शन 19 की बात कीजिए, सेक्शन 45 की बात कीजिए, सेक्शन 60 की बात कीजिए, आप कहां 164 पे चले जा रहे हैं सीआरपीसी। ये सीआरपीसी का मामला नहीं है। तो ये बार बार वहां बातें हुई हैं, बहस हुई है और ये बात हमारे तमाम साथियों को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मामला पेचीदा बनाया गया है। इस मामले को ये जितना किसी और उसमें भी जो एक निर्वाचित सदस्य कहा, अभी लिखा है ना फैसले में, निर्वाचित सदस्य है, चुना हुआ सदस्य है, एक आधिकारिक पद पर, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इंसान, दिल्ली का मुख्यमंत्री है, उसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। तो गिरफ्तार करने से पहले आपके पास पूरे तमाम तरह की तैयारियां होनी चाहिए थी। आपके पास गिरफ्तारी का ऑर्डर होना चाहिए था। आप जब गिरफ्तार कर रहे हैं उस समय बयान जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए था। वो सब कुछ नहीं है। आप गिरफ्तार करने जाते हैं, आपके पास कोई कागज नहीं है, आप जाते हैं 2-2.5 घंटे छानबीन करते हैं, उठा के लेके चले आते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, दूसरे दिन पेश करते हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में। तो ये सरासर जो है वो पीएमएलए एक्ट के खिलाफ जाता है और इसीलिए यहां पर अरविंद केजरीवाल का केस अरविंद केजरीवाल की तरफ से मजबूत होता हुआ दिखाई देता है और इसीलिए ये मामला आगे गया है। ये हो सकता है कि ये इसमें और बहुत सारे तार खुलेंगे। इसमें वो तार भी खुलेगा जो अभी कह रहे थे अमरेंदु जी, चुनाव आयोग भी आ सकता है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड आ सकता है और जब इलेक्टोरल बॉन्ड और चुनाव आयोग ये सारी बातें आएंगी तो मामला जो है वो एक पार्टी तक सीमित नहीं रहेगा। मामला सबसे ऊपर जो है बैठी हुई पार्टी बीजेपी वहां तक जाएगा और वो सब कुछ। और इस पूरे फैसले को हम लोग और ध्यान से पढ़ेंगे। कुछ कुछ फैसले का हिंदी रूपांतरण हमारे साथी जो हमारी अपनी टीम वो पूरा स्क्रीन पर दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये अपडेट क्या है, क्या कुछ फैसले आए हैं और वो हमारे साथी जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को वो आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन मजेदार है ये पूरा का पूरा केस बहुत मजेदार है और मामला इतना बड़ा बनाया गया और उसमें एक सवाल एक छोटा सा है जिसका जवाब देने में दिक्कत हो रही है जिस एजेंसी ने गिरफ्तार किया है कि गिरफ्तार किया क्यों है। बिल्कुल, क्या ऐसी वजह थी कि आपको गिरफ्तारी करनी पड़ी एक स्टेट के मुख्यमंत्री को? यही है, सेक्शन 19 यही है कि गिरफ्तारी क्यों की गई है, गिरफ्तारी का आधार बताइए। और 45 जो है उसमें यह है कि कोई साक्ष्यों का अभाव है। तो और इसलिए याद कीजिए जब संजय सिंह को जमानत दी गई थी तो वहां पर यही जज थे, उन्होंने कहा कि आप अगर विरोध करेंगे तो मैं 45 के तहत इनको वो करूंगा, जमानत दे दूंगा। तो संजय सिंह की जमानत जो है वो 45 के तहत न दी जाए। उस समय हाथ जोड़कर एसवी राजू साहब ने कहा था कि मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूं, जमानत दे दीजिए।
क्योंकि फिर वो केस इनका वहीं का वही खत्म हो जाता, खत्म उस ढंग से नहीं लेकिन कमजोर हो जाता। तो इसलिए तो 45 आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है और किस आधार पे आपने गिरफ्तार किया है 19, वो सब कुछ होना चाहिए। और 45 और 19 के लिए ही अब जस्टिस खन्ना ने इसे बड़े बेंच में भेजा है। तो अब ये गिरफ्तारी सीधे तौर पर मतलब जो दिख रही है अभी कि जब आपके पास आधार नहीं है, बेस नहीं है, आप कारण नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हाँ देखिए अब गिरफ्तार कर लिया, इसका मतलब ये अपराधी हैं। क्योंकि एक बड़े वर्ग में अगर जिसको आप संदेश देने की कोशिश कर रहे होंगे तो ये मैसेज आप दे ही दिए। और एक बड़ा कह लीजिए कि एक फ्रेज चलता है सोशल मीडिया में कि ज़मानत पर बाहर हैं। ज़मानत पर बाहर होने का मतलब कि पॉलिटिशियंस को जिनको भी है इस तरह के मामलों में भी वो अपराधी मान लिए जाते हैं, जबकि कोर्ट में चल रही कोर्ट से कई बार बरी भी हुए हैं, मामले खारिज भी हुए हैं। तो ये इन चीज़ों का जो पॉलिटिकल आप मीनिंग देख रहे हैं, अगर कुछ और अपडेट हो अमलेंदु जी आप बताएं मुझे, और अगर इसका जो पॉलिटिकल मीनिंग है वो किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, इसका पॉलिटिकल मीनिंग तो है, लेकिन इस जजमेंट में ये साफ किया गया है कि जो धारा 19 है उसके तहत आईओ को ये अधिकार नहीं है कि आप पूछताछ के बाद आप गिरफ्तारी कर लें। और ये शक्तियां जो है आईओ की क्या हैं, धारा 45 में कोर्ट की क्या शक्तियां, इसको दोनों को व्याख्यायित किया गया। तो ये सिर्फ एक जजमेंट वर्ड नहीं है समीर जी, ये जो है एक लंबी लकीर भी खींचता है, एक नज़ीर बनता है आगे आने वाले जो केसेस होंगे ईडी के, उनमें ये एक लैंडमार्क जजमेंट भी बनेगा। ये अरविंद केजरीवाल के मामले में जो आया, चूँकि कहा है कि आईओ जो है वो सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तारी नहीं कर सकता। और ईडी जब बहस चल रही थी, बाबा यही कह रही थी कि ये उसको संदेह करने के आधार पर ही गिरफ्तार कर सकती है, कारण उसको जो है बाद में बताए जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो कारण बताए। यानी गिरफ्तारी करने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है, ईडी का तर्क ये था, जबकि कोर्ट बार बार कह रहा था कि आपको गिरफ्तार करने के लिए कारण चाहिए है जो आपके पास नहीं है। तो यानी एक तरीके से ये सब साबित हुआ समीर जी कि ईडी की जो अदालत के अंदर बहस थी उसमें भी जो तथ्य सामने आए ईडी की तरफ से और जो विपक्ष के आरोप हैं वो लगभग एक जैसे ही हैं कि ये सारे पॉलिटिकल मोटिव वाले केसेस हैं और ईडी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करने का अधिकार मिल जाए, ये बताना चाहती थी ईडी अपनी तरफ से। और इसका मतलब कि जो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मैंने खुली छूट दी हुई है, वो खुली छूट यही थी कि आप विरोधियों को जाकर के गिरफ्तार कर लीजिए, कारण बाद में बताए जाते रहेंगे, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, चार्जशीट पर चार्जशीट नहीं आई। अभी कल या परसों ही एक मसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त नाराजगी जताई है, ईडी पर सवाल किया है कि आप जो है भाई हाई कोर्ट से लेके आ जाते हैं। एसजी मेहता ने, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अंतरिम जमानत मिल सकती है। इस फैसले में तुषार मेहता ने इस जमानत का विरोध नहीं किया है। ये बड़ी बात है कि इस जमानत का उन्होंने विरोध नहीं किया है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि मैं जोड़ना चाहूँगा, हमने चुनावी फंडिंग के संबंध में भी एक प्रश्न उठाया है, चुनावी फंडिंग, चुनावी बॉन्ड का मामला, और उसका जिक्र यहाँ कर भी रहे हैं। और हाल ही में संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने के लिए सिद्धांत लागू किया है। एक तरह से वर्तमान मामला भी चुनावों के विश्लेषण से संबंधित है, जिसकी गहराई से जांच की गई है। और इसमें उसको बार-बार उस पॉइंट पर ला रहे हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा मसला है, इलेक्शन से जुड़ा मसला है, पॉलिटिक्स से जुड़ा मसला। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि चूंकि पढ़ तेज रहे थे, जल्दी पढ़ना हो रहा था, इसलिए उन्होंने कहा था अभिषेक मनु सिंघवी कि ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि रोलर कोस्टर की तरह आप पढ़ रहे हैं। जो सवारी होती है ना, जो हम लोग जाकर पार्क में ये जो बच्चे जो झूला झूलते हैं, कोस्टिंग करते हैं, बाकी तो उस तरह आप पढ़ रहे हैं, मतलब जल्दी तेज पढ़ रहे हैं, उसका मतलब मीनिंग यही है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो धारा 19 और धारा 45 है पीएमएलए की, उन धाराओं को आगे बढ़ाते हुए इसको बड़ी बेंच की तरफ, 3 जजों की बेंच की तरफ भेज दिया गया है। इसमें अभी 2 जज थे, दीपांकर दत्ता जस्टिस और जस्टिस संजीव खन्ना ये थे। अब हो सकता है कि ये दोनों जज भी रहें और साथ में सीजेआई। अब सीजेआई को चुनना है कि मेरा साथी सहयोगी कौन होगा या मेरे साथी सहयोगी कौन होंगे, ये उनको तय करना है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सेक्शन 19 और सेक्शन 45 का जिक्र बार बार आ रहा है। तुषार मेहता ने इस पूरे मसले को यही कह दिया कि साफ है कि ईडी ने इस अंतरिम जमानत का विरोध नहीं किया है। और विरोध नहीं करने का मकसद वही है जैसे संजय सिंह का मामला था। संजय सिंह के मामले में भी यही था, क्योंकि अगर आप विरोध करेंगे तो 45। लेकिन अब चूंकि ये मामला बड़ी बेंच की तरफ गया है, अब मुझे जैसा लग रहा है कि ये बड़ी बेंच 3 जजों की नहीं, आगे चल के 5 जजों की संवैधानिक पीठ पे भी जाएगा ये मामला। इसलिए क्योंकि पीएमएलए एक्ट में जो 45 और 19 है उसका दुरुपयोग हो रहा है, लगातार दुरुपयोग हो रहा है। आप देखिए
वहाँ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, अब तो फिर से मुख्यमंत्री हो गए, हेमंत सोरेन का केस, उसमें क्या हुआ, उनको भी ईडी ने गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग नहीं था, आय से ज़्यादा संपत्ति का मामला और ज़मीन हड़पने का मामला था उन पे, और 8.5 एकड़ ज़मीन का मामला। लेकिन जो जजमेंट है हाई कोर्ट का, उस जजमेंट में साफ साफ लिखा गया है, एक तो होता है कि ज़मानत दी जाती है और आगे केस चल, लेकिन इन्होंने साफ लिखा है, और उसमें साफ साफ लिखा है कि ये मामला बनता ही नहीं है। यानी जो मामला बनता नहीं है, इनके ऊपर गवाहों साक्ष्यों के आधार पर यह मामला, कहे तो यही कल को फाइनल जजमेंट आएगा। हेमंत सोरेन का यही फाइनल जजमेंट होगा। यानी आप चुनाव से पहले एक मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए आपने उनके ऊपर केस किया। हेमंत सोरेन के केस में यह हुआ कि आप गए, एक जमीन की बाउंड्री वाल के अंदर एक इंसान जो है रखवाली कर रहा है, उससे पूछते हैं किसकी जमीन है, वो कहता है ये हेमंत सोरेन की जमीन है। उस आधार पे, उस बेस पे आप हेमंत सोरेन को पकड़ लेते हैं, जेल में डाल देते हैं, 5 महीने तक वो जेल में रहता है, और उसके बाद उसकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती है। उसके बाद जब जजमेंट आता है, जमानत मिलती है, तो उसमें यह लिखा होता है कि ये मामला है ही नहीं, क्योंकि वो फर्जी है, वो आदमी फर्जी है, वो, और ये ज़मीन जो पता चला है, और पूरी जांच छानबीन तो हुई होगी ना कि ये ज़मीन किसकी है, किसके नाम से है, और ये उनके नाम से नहीं है, उनके परिवार के किसी के नाम से नहीं है, तो ज़मीन उनकी नहीं है। तो ये मामला इसी ढंग से अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है। और ये कोई भी नेता हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या नरेंद्र मोदी हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं इसमें जाना चाहता हूं कि पीएमएलए का, यानी ईडी इस एक्ट का कैसे दुरुपयोग कर रही है, ये यहां उसका पर्दाफाश होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि कोर्ट की चिंता का भी यही कारण है। केवल पॉलिटिशियंस को, इनके पास तो मान लीजिए मामला इन्होंने दर्ज कर दिया, केस लड़ने के लिए पूरी की पूरी टीम है, सरकार है, सब कुछ है। इस तरह के मामले तमाम दूसरे लोगों पर, चाहे वो और लोग हों जिससे सरकार को अगर दिक्कत है, नाराज़गी है, तो गई एजेंसी और किसी के खिलाफ भी उसने केस दर्ज कर दिया, आप लड़ते रहिए। सिर्फ सरकार की दिक्कत ही नहीं, अब तो जो जीएसटी है उसको भी पीएमएलए एक्ट में ले आया गया है। यानी अगर एक ईडी का अधिकारी किसी व्यापारी का पहुंच जाए, कहे कि मुझको 5 लाख रुपए दो वरना तुम्हें मैं भेज रहा हूं, तो भेज देगा वो। आप साबित करते रहिए, और जब तक वो चाहेगा तब तक आप जेल में रहेंगे। तो ये जिस तरीके से चीजें सब उठ रही है, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक लैंडमार्क जजमेंट है, और ईडी के जो इस तरीके के काम है उन पर लगाम लगेगी। इससे इसकी अभी और समीक्षा होगी। पूरा जजमेंट जब अपलोड हो जाएगा, हम लोग उसको देखेंगे, तो और उसकी समीक्षाएं होंगी कि इस पे क्या क्या चीजें। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट जो है, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पर्सपेक्टिव से नहीं, उनके लिहाज से नहीं, बल्कि ईडी जिस तरीके की कार्रवाइयां कर रही है और ईडी की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, चूंकि कोर्ट उसमें क्या क्या देख रहा है, उसके मतलब दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, दुरुपयोग की किस हद तक दुरुपयोग हो सकता है, कहां तक हो सकता है, कोर्ट ये भी देख रहा है। और जिस तरह से वो अभी पता चल रहा है कि जो कहा है, उस ऑब्जर्वेशंस जो हैं जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर के, उससे ये पता लग रहा है कि इसको बहुत गंभीरता से वो ले रहे हैं, और उनकी नज़र में ये साफ तौर पर दिख रहा है कि इस तरह के मामले पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और बिना किसी आधार के। इसी सुनवाई के दौरान जब दलीलें पेश हो रही थी, तब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा था कि आई एम टोटली हैंडीकैप्ड। इसी सुनवाई के दौरान कहा था। और उसके बाद मोर्चा संभाला था सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। आज वही तुषार मेहता कह रहे हैं कि अंतरिम जमानत दी जा सकती है। क्या मायने? इसके बहुत मायने। इसके मायने साफ साफ हैं कि 19 और 45 सेक्शन के तहत आप फंसे हुए हैं, ईडी फंसी हुई है, और उनके वकील इस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। उनके वकील इसको आगे जो मतलब तुषार मेहता और SV राजू, ये दोनों इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इसका यही मतलब है, और इसीलिए यहाँ पर ये इसको बड़ी बेंच की तरफ भेजा गया है। बड़ी बेंच की तरफ भेजने का मतलब, अंतरिम जमानत मिल सकती थी, दे दिया अंतरिम जमानत, इसके बाद बहस चलेगी, जमानत भी मिल जाएगी, केस खारिज भी, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इसके बाद ये बड़ी बेंच को जाना, इसका मतलब और साफ साफ लिखना कि हमने धारा 19 और धारा 45 की जो शक्तियां हैं उसके अध्ययन के लिए, उसकी तहकीकात के लिए इसको बड़ी बेंच की तरफ भेजा है। ये केस सिर्फ अरविंद केजरीवाल के इस केस के लिए नहीं भेजा है, अरविंद केजरीवाल के साथ साथ इसके लिए, और चुनावी बॉन्ड चूंकि रद्द है और यह मामला चुनावी बॉन्ड का है, कहीं ना कहीं चुनावी पैसे का है ना, तो बॉन्ड तो आता है, तो उसका भी ये इसके लिए भेजा है। तो यहां पर चुनाव आयोग कटघरे में आएगा, यहां पर पीएमएलए की धाराएं कटघरे में आएंगी,
यहाँ पर ईडी कटघरे में पहले से है और इन सबको के साथ साथ सीबीआई जो इनका साथ दे रही है वो कटघरे में आएगी कल को, क्योंकि अब मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि इन्होंने ऑलरेडी सीबीआई से जमानत की अर्जी पहले लगा रखी है, उस पर भी सुनवाई होनी है शायद 17 तारीख को या अभी सुनवाई होनी है। तो सीबीआई की अर्जी भी लगी हुई है, 15 जुलाई को है, तो आज 12 जुलाई है, तो 3-4 दिनों में वहाँ से भी इनको जमानत मिल जाएगी। ये साफ है, जमानत मिल जाएगी, अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। हो सकता है कि अब चूंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो एक मामला और आएगा और वो है पुन्नू का केस, और उसमें हो सकता है उनको एनआईए जांच के लिए एनआईए गिरफ्तार कर ले और चुनाव तक इनको रखा जाए जेल के अंदर, क्योंकि चुनाव होना है फरवरी में दिल्ली में। तो ये दिल्ली का चुनाव जो है उसके इर्द गिर्द है। क्या इससे, ये जब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो वेरी ओपनली इस मंच पे हम ये चर्चा तो कर ही सकते हैं कि क्या इससे बीजेपी को फायदा नुकसान के तहत इस केस को नहीं देखा जाए? क्या इस केस को ये ना देखा जाए कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो हम लोग अमलेंदु जी कह रहे हैं, इसमें बीजेपी कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार को चुनाव से पहले, अरविंद केजरीवाल की सरकार को चुनाव से पहले अस्त व्यस्त करना चाहती है ताकि उस पर राज कर पाए, दिल्ली पर अगला चुनाव वो जीत पाए। क्या दिल्ली को राष्ट्रपति शासन की तरफ नहीं ले जाना चाहती है? एलजी के अधीन तो दिल्ली को कर दिया है, मुख्यमंत्री तो एक मुखौटा की तरह हैं, और बस इतना मानिए कि दिल्ली का हाल जम्मू कश्मीर की तरह नहीं किया कि एलजी के हवाले कर दिया। यहाँ है, अभी भी मुख्यमंत्री है, अभी भी चुनाव होना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड अगर है मामला तो इसमें अब एनआईए का क्या रोल होगा? सीबीआई का रोल आपने दिखा दिया, इसके बाद अगर एनआईए का रोल भी आता है तो आप समझ लीजिए कि ये अरविंद केजरीवाल और अभी जेल में रहेंगे और कुछ दिनों तक। लेकिन जितना ज्यादा अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे उतना ज्यादा एक्सपोज होंगे नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार होगी, ये तय मानिए। एकदम तय वही, और कोर्ट की चिंता भी यही है कि इस तरह से जो कर रहे हैं। एक चीज़ अब इससे थोड़ा सा हट करके मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि मौजूदा सरकार की इस समय की जो स्थिति है, और उसको दिल्ली की सत्ता चाहिए भी चाहिए, क्योंकि दिल्ली जिसको केंद्र में है, जहां बैठ करके केंद्र की सरकार चल रही है, वहां की राज्य सरकार उनके पास नहीं आ रही है, एमसीडी की सरकार भी चली गई उनके हाथ से, उसको लाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन खुद भी बैसाखियों पर चल रही है। इन स्थितियों में आपको क्या लग रहा है कि कोर्ट के इस फैसले से, ऑब्जर्वेशन से सरकार को सबक लेगी, या ईडी और जो दूसरी एजेंसियां हैं, सीबीआई है या एनआईए है, उनकी कार्रवाइयां जारी रहेंगी? उनकी कार्रवाइयां को सरकार से हम लोग इसलिए जोड़ करके देख रहे हैं कि बहुत कुछ उसमें आश्चर्यजनक नहीं रह गया है कि सरकार के चाहने और न चाहने का इनकी कार्रवाइयों से ताल्लुक है। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि सरकार बैसाखियों पे है, लेकिन नरेंद्र मोदी की अभी आपने 2 विदेश यात्राएं देख ली। एक इटली गए G7 की बैठक में, और दूसरा उसके बाद रूस और ऑस्ट्रिया गए, मॉस्को और वियना गए। तो रूस की राजधानी मॉस्को और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना दोनों गए, और वहाँ उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को संबोधित किया। हम लोगों ने चर्चा की थी इसी कार्यक्रम में। इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करते हुए उनका जो संबोधन का रुख था, चेहरे का भाव थोड़ा उड़ा हुआ जरूर था, लेकिन उनके प्रवचन का, भाषण का जो तरीका होता है वो वही था। एक अभिमानी नेता की तरह नरेंद्र मोदी दिखाई देने लगे हैं 2019 के बाद से। वो अभिमान अभी भी कायम है। तो ये बैसाखियों के बल पे भी अभिमान तो नरेंद्र मोदी में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉलिटिकल समीक्षक जो हैं वो यही मानते हैं, यही कहते हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ से अब जब अरविंद केजरीवाल का मामला या ऐसे और भी कई सारे मामले सामने आते हैं, दिखाई देते हैं, कोर्ट का मामला सामने आता है, कोर्ट में, क्योंकि देखिए जब तक आप किसी कटघरे में खड़े नहीं होंगे, चाहे वो कोर्ट का मामला हो, कोर्ट के कटघरे में, या आप जनता की अदालत में जहां खड़े होंगे, जनता की अदालत में आप खड़े हुए और वहां जनता ने आपको 303 की जगह 240 पे पहुंचा दिया, तो जनता की अदालत ने आपको नकार दिया है। अब कोर्ट जो है, कोर्ट में यह मामला अगर नहीं टिक पाता है, अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते हैं, आप एन केन प्रकारेण अरविंद केजरीवाल, अभी आपने देख लिया कि हेमंत सोरेन बाहर आ गए, 2 मुख्यमंत्रियों को चुनाव से पहले आपने अंदर किया था, हेमंत सोरेन बाहर हैं, अब अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रखिए आप मान करके 10 दिनों के अंदर अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, और वो बाहर आ जाते हैं तो आप मुंह की खाएंगे, इसलिए क्योंकि आपने जो दबाव बनाया था वो दबाव आपका काम नहीं आ रहा है। अधिकारियों को भी अब समझ में आता है कि नेता और मंशा भी समझ में आ रही है। हाँ, अधिकारी ये जानते हैं
कि नेता आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन उनको 60 साल 62 साल की उम्र तक नौकरी तो करनी है। और जब शासन प्रशासन तभी तक आपका साथ देता है जब तक देखता है कि जनता आपके साथ है। और जनता अगर आपके साथ नहीं है, महाराष्ट्र की जनता आपके साथ नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता, जो दो बड़े प्रदेश हैं, 80 सीटें और 48 सीटें, 128 सीटों वाले दो प्रदेश, वहाँ की जनता ने आपको कितनी सीटें दी और उसमें आप 30% सीटों पे रह गए, तब आपको क्या, 30 भी नहीं 20% सीटों पे रह गए, तो आगे आपका हश्र क्या होने जा रहा है ये समझ में आ रहा है यहाँ से। और ये जितने दिन भी चले ये सरकार, लेकिन आप जानते हैं कि जब दिया बुझता है तो फड़फड़ाता है। कहने का आपके ये मतलब, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि राजनीतिक रूप से नुकसान होगा सरकार को, बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी ये उनकी जो अपनी कार्यशैली है उसको जारी रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कार्यशैली, हाँ बिल्कुल, उनकी कार्यशैली जो मैं कह रहा हूँ, आखिर में ये ईडी, सीबीआई और आईटी, इन सब के की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ेंगी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल वहां जाके कहेंगे कि मैं विरोध नहीं करूंगा। पर इसका क्या अमलेंदु जी, आपको लग नहीं रहा है कि जो जांच एजेंसियां हैं उन पर अब उस तरह का दबाव नहीं काम करेगा जिस तरह से 2014 से लेकर के और 24 तक काम कर रहा था अभी तक? देखिए, उस तरीके का दबाव तो काम नहीं करेगा, लेकिन कुछ विश्वास पात्र अधिकारी अभी भी होंगे जो नौकरी से ऊपर उठ करके काम करना चाहते होंगे और कर रहे होंगे, तो उनकी कार्रवाइयाँ, उनकी भी अपनी कुछ राजनीतिक मंशा हो। हाँ नहीं, और जाहिर सी बात है कि जो ईडी के अधिकारी राजेश्वर सिंह थे वो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, तो नौकरी छोड़ करके आए। इसी तरीके से एक आईपीएस हुआ करते थे असीम अरुण, वो नौकरी छोड़ करके आए, वो भी उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं। तो वो उनकी जिनकी मंशा इस तरीके की होगी। और हमने देखा कि ईडी के डायरेक्टर जो संजय कुमार मिश्रा थे, उनको किस तरीके से लगातार एक्सटेंशन दिए गए, वो हटे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हटे, और जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसके बाद भी उनको लंबे समय तक खींचने की कोशिश की गई कि किसी तरीके से चुनाव तक खींच जाए, लेकिन वो नहीं खींच पाया। तो ये है, तो इसका मतलब तो एक तो ये है कि ईडी के ऊपर जो दबाव है वो भी समझा सकते हैं, और किस तरीके से पॉलिटिकली मुकदमे तैयार किए जा रहे हैं ये भी समझा सकता है। लेकिन हाँ, ये सही है कि अब मोदी जी की छूट देने के बावजूद वो लोग छूट उस तरीके से नहीं लेंगे जिस तरीके से 2014 से 2019 के बीच में लेते रहे, क्योंकि अब मोदी जी का बहुमत भी नहीं है सरकार का, और अभी ये भी पता नहीं है कि कब तक ये सरकार रहेगी, कल गिर जाएगी, परसों गिर जाए, कि साल भर में गिर जाए, कि 6 दिन में गिर जाए, इसका कोई अभी भरोसा नहीं है। तो जो एक केयर टेकर सरकार होती है उसका जितना दबाव होता है उतना दबाव अधिकारियों पे ईडी के रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो केयर टेकर सरकार का दबाव होता है उतना ही दबाव रहेगा। लेकिन सरकार दबाव बनाती रहेगी, उससे वो पीछे नहीं हटेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सरकार दबाव बनाएगी। सरकार को तो अंतिम समय तक दबाव बनाना है। एक वोट से जिस दिन गिर जाती है सरकार, उस दिन भी दबाव बनाते हैं वो आखिरी समय तक। बिल्कुल को विदेश में भी और देश में भी ये भी बताना है ना कि 2014 से पहले क्या था भारत और 2014 के बाद क्या भारत है। आपने अभी जिक्र किया उनकी विदेश यात्राओं का, रूस में जाकर के भी इंडियन डायस्पोरा से उन्होंने अभी भी वही बात की, 2014 का चुनाव जीतने के बाद भी करते थे और आज भी वही। बिल्कुल, 2014 से पहले देश बहुत ही बर्बाद था, देश में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये सारी बातें कल भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। ये देश बना है तो 2014 के बाद बना है। ये नरेंद्र मोदी के तमाम भाषणों को उठा लीजिए, यहाँ पर मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूँ, और जो नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं वो भी उठा के देख लें, वो यही कहेंगे। और वो प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कम से कम उनसे ये उम्मीद की जाती है कि जो सच्चाई है उसको सामने रखें। वो कम से कम भारत की जो प्रतिष्ठा है, भारत आज का बना हुआ नहीं है। भारत अगर आज़ाद हुए, भारत के 75 साल हो गए, तो 75 साल में भारत ने क्या क्या, इस देश ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं उसका जिक्र आप कीजिए। आप ये क्यों कह रहे हैं कि 2014 से पहले भारत में बहुत अजीब स्थिति थी, भारत कुछ था ही नहीं, और आपके जो समर्थक हैं वो इस हिसाब से बातें करते हैं कि भारत तो परतंत्र था और आज़ाद हुआ है 2014 के बाद से। अगर आप उस दिशा में ले जाकर के अपने समर्थकों को कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये गलत है। प्रधानमंत्री से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन साथ साथ आखिरी वक्त तक प्रधानमंत्री, ये सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री तभी तक हैं जब तक उनकी बैसाखियां उनके साथ हैं, बैसाखियों के सहारे वो चल रहे हैं, जब तक वो साथ हैं तब तक हैं। 5 साल ये सरकार चल गई तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं चल पाएगी। अभी जब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के इस अंतरिम जमानत पर चर्चा कर रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ पर चर्चा कर रहे हैं, तब इसी वक्त उधर महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि चुनाव हो रहा है एमएलसी का। 11 सीटों के लिए 2 साल पहले जब चुनाव हुआ था, उस समय हुआ क्या था,
चुनाव होता है, चुनाव के एमएलसी के चुनाव में क्रॉस वोटिंग होती है और उसके बाद सरकार गिरा दी जाती है। उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी जाती है, महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरा दी जाती है, महायुति की सरकार बनती है और वो पूरा रिजॉर्ट पॉलिटिक्स उस समय हम लोगों ने देखी। अब फिर वही पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं। आज उधर चुनाव हो रहा है, 4 अलग अलग पार्टियां 4 होटल्स में बुक करके और बैठे थे और गाड़ियों से बस में भर भर के लेके गए हैं। लेकिन क्या वहां आपको लगता है क्रॉस वोटिंग नहीं होगी? बिल्कुल होगी, 100% होगी। 11 की जगह पे 12 कैंडिडेट क्यों उतारे गए हैं? और अगर वो उतारे गए हैं तो इसका मतलब है कि पहले से तय है कि क्रॉस वोटिंग होनी है। और आज शाम को जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है समीर जी, इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल का केस का मामला हम लोग सामने रख चुके हैं। इसके अलावा वहां महाराष्ट्र में चुनाव, एमएलसी का चुनाव, 11 की जगह पे 12 कैंडिडेट, मतलब क्रॉस वोटिंग मतलब एनडीए की सरकार की ऐसी तैसी। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां से बहुत कुछ सामने आने वाला है आज की पॉलिटिक्स में। तीसरी सबसे बड़ी घटना, क्योंकि लालू यादव का परिवार मुंबई पहुंच रहा है और वो भी शादी में पहुंच रहा है, अनंत अंबानी की शादी में, मुकेश अंबानी के छोटे बेटे की शादी में। और ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं, अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। ममता बनर्जी की इन तमाम नेताओं के साथ मीटिंग है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, इन तमाम नेताओं के साथ ममता बनर्जी ने ऐलानिया तौर पे कह दिया है कि मैं इस चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद मुझे खुशी है कि मैं इन तमाम इंडिया गठबंधन के, हमारे गठबंधन के तमाम नेताओं से मैं मुंबई में मिल रही हूं। तो उसमें उद्धव ठाकरे हैं, उसमें शरद पवार हैं, उसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव हैं, उसमें अखिलेश यादव हैं। इन सबसे ममता बनर्जी की मुलाकात है, यानी और कांग्रेस की वहां की इकाई है नाना पटोले, इन सबसे मुलाकात है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी का पूरा परिवार ये नहीं जा रहा है, बैकआउट पहले से था। और राहुल गांधी की अपनी स्ट्रेटेजी है, उस आधार पे वो सही भी हैं, क्योंकि राहुल गांधी को डिफेम करने के लिए अंबानी के चैनलों ने बहुत सारा काम किया। तो अंबानी की एक तरफ आप अपने चैनलों के जरिए राहुल गांधी और उनके परिवार को डिफेम करो और दूसरी तरफ राहुल गांधी आपके यहाँ आशीर्वाद देने पहुंचे, तो ये सही नहीं है। इसके लिए आपको दोनों रास्ता, एक रास्ता आगे बढ़ रहा है तो दूसरे रास्तों को भी आगे बढ़ाना होगा, खाली करना होगा, खोलना होगा। तो ये चीजें दिखाई दे रही है। तो देखिए घटनाक्रम बहुत तेजी से। तीसरी बात इंपॉर्टेंट, इसके बाद शाम को रिजल्ट आएगा एमएलसी का, शाम को पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ गया, कितनी क्रॉस वोटिंग हुई, ये पता चलेगा। चौथी सबसे बड़ी बात कि यहां से कल से राहुल गांधी वहां पहुंच रहे हैं, पंढरपुर पहुंच रहे हैं। पंढरपुर पहुंच रहे हैं, वहां पर जो वारी है उसमें वो भाग लेंगे, 2 दिनों तक रहेंगे। वहां से एक दूसरी राजनीति शुरू होगी। उससे पहले आज ये इंडिया के तमाम नेता उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है और यहां से परेशानियां बढ़ने वाली हैं नरेंद्र मोदी की और उनकी सरकार की। ये परेशानियां जो हैं केवल उनके गठबंधन सरकार को जो सपोर्ट करने वाली पार्टियां हैं, जिनको जो बैसाखी पार्टियां हैं, उनकी अपनी चुनौतियां तो हैं ही। ये जो नई चुनौती की इंडिया गठबंधन के दलों के बीच की जो एकता है, चुनाव के बाद वो और मजबूत होती दिखाई पड़ रही है। क्योंकि चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान जिस तरह से वो मजबूती के साथ लड़े हैं और उसका परिणाम दिखा है, तो निश्चित तौर पर जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनका भी अपना आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा हुआ है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का बढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें सरकार के लिए, केवल केंद्र सरकार ही नहीं, महाराष्ट्र की भी सरकार, हालांकि आने वाले कुछ दिनों में इसी साल वहाँ चुनाव भी होने वाले हैं, वहाँ के लिए भी बहुत मायने रखते हैं। लोकसभा चुनाव में नुकसान भी हुआ है और ये जो नेताओं को जांच एजेंसियों की जो कार्रवाई है, वो सब चीज़ें मिल करके सरकार को एक तरह से घेर रही हैं। अब इसका क्या परिणाम होगा, मुझे लगता है कि आज शायद जो एमएलसी के इलेक्शंस हैं वहां कुछ दिखाई पड़े। विजुअल्स देखिए, सारे जा रहे हैं वोट देने के लिए। एमएलसी के चुनाव अशोक चौहान भी दिखाई दे रहे थे। तो अलग अलग नेता पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए और यहां से एमएलसी के चुनाव पर क्या असर होगा और यहां से नरेंद्र मोदी की सरकार पर कितना प्रभाव पड़ेगा वो दिखाई देगा। महाराष्ट्र की सरकार, देखिए कल मैं किसी से बात कर रहा था हरियाणा कि कब चुनाव होने वाला हरियाणा में, तो वहां का एक बड़ा अधिकारी वो कह रहा है कि एक्चुअली है ऐसा कि
बीजेपी की सरकार नहीं लग रहा है कि वापस आ रही है, तो बीजेपी चाहती है कि जितनी देरी हो जाए, बीजेपी के लिए हर घंटा इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। और ये इस बात में बहुत दम है, इसलिए दम है क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपकी सरकार आने वाली है तो आप जल्दी चुनाव करा लेते हैं। 2004 का चुनाव याद कीजिए, इंडिया शाइनिंग इंडिया, है ना। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी को लगता था कि हमारी सरकार आ सकती है, 6 महीने पहले चुनाव करवा लिए। लेकिन क्योंकि उस समय 3 राज्य बने थे, नए राज्य बने थे, और 2003 में चुनाव हुआ था, छत्तीसगढ़ में बीजेपी आ गई थी। एक लंबे वक्त के बाद छत्तीसगढ़ नया राज्य, वहाँ बीजेपी आई, मध्य प्रदेश बीजेपी आई, तो उत्तराखंड भी बना था। उत्तराखंड में उस समय चुनाव नहीं था, लेकिन 5 राज्यों में से 3 या 4 राज्यों में उस समय बीजेपी की सरकार बन गई थी। तो एक उत्साह था, लग रहा था कि आ जाएगी। लेकिन आज की तारीख में क्या बीजेपी वाले ये उस कहें तो मजबूती के साथ कह सकते हैं क्या कि हमारी सरकार हरियाणा में रिपीट होगी? वो कह सकते हैं क्या कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में रिपीट होगी? क्या वो कह सकते हैं कि झारखंड में हम हेमंत सोरेन को उखाड़ फेंकेंगे और हमारी सरकार आ जाएगी? क्या वो कह सकते हैं क्या कि जम्मू कश्मीर में अगर आज चुनाव हो जाए तो हमारी सरकार आ जाएगी? चारों में से कहीं नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हर जगह टारगेट देंगे। हाँ, इतना ही पार। हाँ, वो तो है। हो सकता है बचे ये 400 पार का जो है कमाल आने के बाद, हो सकता है बचे वो टारगेट देने से, ये भी हो सकता है। ना, अरे आप क्यों ऐसे कैसे कह सकते हैं? कितने जगह टारगेट जो है वो फ्लॉप हुए। खुद गृह मंत्री ने कह दिया कि उत्साह बढ़ाने के लिए कहते हैं ऐसा। पश्चिम बंगाल को देख लीजिए और जगहों के, तो मुझे नहीं लगता कि फर्क पड़ेगा। वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट के इतने ऑब्जर्वेशंस, इतनी ये टिप्पणियां हल्की फुल्की नहीं है, ये बहुत ही गंभीर टिप्पणियां हैं और सरकार को जिस तरह से घेर रहे हैं, फिर भी ईडी और दूसरी एजेंसियों की कार्रवाई जारी रहेगी। उसी तरह से मुझे लगता है कि 400 पार नहीं हुआ। काले लिबास में छगन भुजबल दिखाई दे रहे हैं। मैं उस सवाल पर आ रहा था कि देखिए दोनों का कितना कनेक्शन है। महाराष्ट्र का चुनाव, एमएलसी का चुनाव, आपने कहा कि 12 कैंडिडेट 11 सीटें हैं और 12 लड़ रहे हैं, तो क्रॉस वोटिंग होनी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो प्रधानमंत्री जी की लड़ाई है उसमें महाराष्ट्र के नेताओं का सबसे ज़्यादा नाम, और मुखरता के साथ प्रधानमंत्री जी एक का नाम लेते थे, और वो सारे नेता जो है वो आज उनके साथ हैं। ये सबसे ज़्यादा जो गंभीर बात है, और इनको घेरने वाली जो बात है वो यही है कि ये सारे नेता जब आपके पास आते हैं उनके केस ही खत्म हो जाते हैं। नहीं, केस ही खत्म नहीं हो जाते हैं, बल्कि वो एक तरह से कहा जाए वो सर्टिफिकेट भी मिल जाता है कि ये भ्रष्ट नहीं है। और आप खुद ही जो, जबकि उनको भ्रष्ट कहते हैं। भाई अजीत पवार को किसी इंडिया गठबंधन के आदमी ने तो भ्रष्ट कहा नहीं था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्ट कहा था, छगन भुजबल को नरेंद्र मोदी ने भ्रष्ट कहा था। तो इसलिए अब खबर एक और भी आ रही है, बड़ी मज़ेदार खबर राजीव जी, ये है कि जो BRS है तेलंगाना की, उसकी बातचीत चल रही है कि वो बीजेपी में अपना विलय कर दे। इस पे काम शुरू हो गया है। विधायक तो सारे भाग करके कांग्रेस में जा रहे हैं, वो सारे जा रहे हैं। और अभी तक जो बी टीम थी, अब वो बी टीम अब ए टीम में मतलब शामिल हो जाए, इसके लिए चर्चा चल रही है, इस पर बातचीत हो रही है। लेकिन इस पर वहाँ की जो बीजेपी की जो वहाँ की स्टेट यूनिट है, उसकी तरफ से जो है वो प्रतिवाद आ रहा है कि KCR जो बहुत भ्रष्ट है, इनकी खराब मतलब छवि हो गई है, तो इसलिए इनके साथ अब कोई समझौता किसी तरीके का नहीं किया जाए। करना ही है तो इनके साथ बाहर से कोई समझौता कर लिया है। अब मतलब वहाँ से ये आ रहा है, दिल्ली की तरफ से कहा जा रहा है कि इनका विलय करा लिया जाए। और KTR जो उनके बेटे हैं KCR के, वो अभी दिल्ली में थे, उन्होंने कई भाजपा नेताओं से बातचीत भी की और इस पर आगे चर्चा भी उनकी कुछ हुई है। तो अब देखते हैं कि ये कहाँ तक आगे बढ़ता है, कि वो जो 5 महीने से जेल में है कि कविता, ये उसका कमाल है या क्या है। राहुल गांधी ने तो चुनाव से पहले कहा था, वहाँ विधानसभा चुनाव से पहले, कि भाई ED CBI इनके यहाँ क्यों नहीं जाती है, ये बी टीम है, और वो साबित हुआ। तो अब लोकसभा चुनाव से पहले ये साबित करने के लिए बी टीम नहीं है, तो उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। और बी टीम के जिन पे आरोप लगते हैं या जो गठबंधन में शामिल रहते हैं, उनका जो इतिहास हम लोग पिछले 10 साल से देख रहे हैं, हश्र यही होता भी है। वो धीरे धीरे वो खत्म होते जाते हैं और अंततोगत्वा बीजेपी वहाँ की बड़ी पार्टी बन जाती है। यही तो है, बिल्कुल हर जगह आप देख लीजिए, पंजाब देखिए, शिरोमणि अकाली दल, एक नेता बाकी है भी, हरसिमरत कौर, और किसानों के आंदोलन में उन्होंने अपने आप को अलग किया तो बच गई, वरना वो भी, हालांकि किसान फिर से आंदोलन करने की धमकी दे चुके हैं, फिर से अगले सप्ताह से आंदोलन शुरू कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया SKM ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने। लेकिन दूसरी तरफ जो है आप देखिए बिहार में JDU का क्या हश्र है, उधर BJD को देख लीजिए, उड़ीसा में साफ हो गए 2 सीटों पे, YSR CP
उनका हाल देख लीजिए। बी टीम आप बने थे, बी टीम से आपने ऐसे बहुत बहुत सारे ऐसे दल हैं। आप एआईडीएमके आप देखिए, तमिलनाडु जयललिता की पार्टी, बीएसपी देखिए मायावती जी को, आज एक भी सांसद नहीं है। तो वो कहाँ हैं? आप बी टीम बन के रहेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल भी बी टीम की गति में जा रहे थे, लेकिन उनको सद्बुद्धि आई, थोड़ा सा बाहर आए, और हालांकि अभी फिर गड़बड़ कर दिया है इन लोगों ने। इंडिया गठबंधन से बहुत जल्दी उन्होंने नाता तोड़ लिया, और साफ साफ गोपाल राय ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही थी कि हम ये जो चुनाव, विधानसभा का चुनाव अलग लड़ेंगे, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ था वैसे ही उन्होंने कह दिया था। उसके बाद से इंडिया गठबंधन ने अपने आप को पीछे खींचना शुरू कर दिया है। मात्र 3 सांसद जीत के आए हैं वहाँ, वो भी पंजाब से, और कहीं कुछ मिला नहीं इनको। न हरियाणा में एक सीट पे लड़ रहे थे, कुरुक्षेत्र, वहाँ नहीं कुछ मिला। न ही इनको गुजरात में मिला, वहाँ 2 सीटों पे लड़ रहे थे। न ही इनको यहाँ मिला, दिल्ली में कुछ मिला, क्योंकि यहाँ पर 4 सीटों पे लड़ रहे थे। तो खासकर गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, ये जो इम्पोर्टेंट, और पंजाब, ये इम्पोर्टेंट राज्य 4 हैं जहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपनी पकड़ बनाई थी। तो ये सब राजनीति के जो आने वाले समय में जो कॉम्बिनेशंस हैं उसको मजबूत करना होगा। इंडिया गठबंधन आज की तारीख में बहुत मजबूत है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इंडिया गठबंधन के नेता जो हैं वो राहुल गांधी की तरफ देखने लगे हैं। आपको अपना एक नेता बनाना होगा। एनडीए का एक नेता है, नाम है नरेंद्र मोदी, और सब नरेंद्र मोदी की तरफ देखते हैं। तो वैसे ही इंडिया गठबंधन को भी एक नेता बनाना होगा। कुछ लोग राहुल गांधी, लेकिन तमाम लोग, अब जैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच अच्छी केमिस्ट्री हो गई, लेकिन लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे को ये केमिस्ट्री डेवलप करनी होगी बिहार में। ये राहुल गांधी के साथ ये केमिस्ट्री डेवलप करनी होगी, इसलिए करनी होगी क्योंकि राहुल गांधी ने जो मेहनत की है, और आज भी जो मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत धरातल पे जनता उसका प्रतिफल दे रही है, और वोटर्स जो है वोट बैंक में तब्दील हो रहे हैं। तो ये बात समझनी होगी इन लोगों को भी, और अगर नहीं समझते हैं तो फिर तो, लेकिन फिर भी यहाँ नहीं वाली बात, समझने वाली बात, हाँ, वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन था उत्तर प्रदेश में, सबसे कठिन चुनाव था वहाँ का, लेकिन ऐसा हल्का हुआ कि गठबंधन के नेताओं को भी नहीं पता चल पाया किस तरह से। और इसीलिए आज 10 सीटों पे जो उपचुनाव होना है, अभी उसकी घोषणा नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटें उपचुनाव की हैं, उसमें अभी से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा है, और इसीलिए परेशान है एनडीए। और वहाँ पर बातें हो रही हैं, मुझे यहाँ की 2 सीटें चाहिए, वहाँ की 2 सीट चाहिए, वहाँ की 4 सीट चाहिए, सब आपस में लड़ रहे हैं। जयंत चौधरी को भी चाहिए, वह सुभाषपा को भी चाहिए, और सबको भी चाहिए। तो ये जो है, ये कहीं ना कहीं मायावती को भी परेशान कर रहा है। और जो आप कह रहे थे ना कि धीरे धीरे जो बी टीमें हैं खत्म हो रही हैं, बिल्कुल खत्म हो रही हैं। अब पूरी फहरिस्त है, चाहे गोवा गोमान तक देखिए, देख लीजिए, चाहे वो आप एआईडीएम के देख लीजिए, बीजेडी है, वाईएसआरसीपी है, चाहे वो, और ये इनको भी पता है। इवन शिवसेना को भी आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुंच गई। पहले आप उसका पैर पकड़ करके आगे बढ़ते थे, उसके बाद आप नंबर 1 पार्टी बन गए, और शिवसेना को ही फिर तोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये गठबंधन अच्छा है क्या? अब जिनका जो एकदम खत्म हो चुके, जैसे जो हम लोगों ने अभी नाम गिनाए, चाहे वो जेडीयू भी हो, लगभग अब वो समाप्ति की हो रही है वो पार्टी, चाहे वो पंजाब की पार्टी हो, अकाली दल हो, या फिर ये इनेलो हो, इन सब अब तो खत्म हो रही हैं धीरे धीरे। लेकिन जो नई पार्टियां हैं इसमें गठबंधन में शामिल, शायद वो जेजेपी का नाम, हरियाणा का चुनाव जेजेपी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब जेजेपी बार बार मैं इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार है। हम लोग इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। जेजेपी को पता है कि अगर इस बार अकेले चुनाव लड़ लिए तो जेजेपी साफ है। पिछली बार 10 सीटें लेके आई थी जेजेपी, और उसके सहारे इन्होंने सरकार समर्थन देकर के सरकार बनवाई। जेजेपी साफ है, तो आप गए तो साफ हैं। बड़ी मछलियां हैं छोटी मछलियों को खाती हैं, ये इकोलॉजी है, और इस बात को समझना होगा। और यहाँ इंडिया गठबंधन के अच्छे दिन दिखाई देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब अरविंद केजरीवाल का केस, महाराष्ट्र का केस, ये बहुत सारे केसेस हैं जिस पर निगाहें टिकी हुई हैं। मुझे लगता है कि अब इस कार्यक्रम को हम लोग यहाँ समाप्त करें, आप जैसी वो करें। और उसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बहुत सारी चीज़ों पे खबरें हैं जो हम धीरे धीरे बीच बीच में पहुँचाते रहेंगे, और डीवी लाइव पे आप लगातार बने रहिए। जो अभी अरविंद केजरीवाल को जो सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है, और
3 जजेस की बेंच को ये केस भेजा गया है। उस पर और जो जानकारियां आएंगी उस पर भी अपडेट मिलेगा। महाराष्ट्र में जो MLCs के चुनाव आज हो रहे हैं उन पर भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। देखते रहिए। तमाम खबरों के लिए और विश्लेषण के कार्यक्रमों के लिए 2 बजे खरी खरी, 4 बजे नज़र और नज़रिया और 7 बजे न्यूज़ पॉइंट। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।